हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस सेशन हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में। प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिलेशन होता है, मोटे तौर पे हम लोग जानते हैं कि एजेंट जो होता है वो बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में कार्य करता है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में किसी थर्ड व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बनाता है। और एजेंट के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए प्रिंसिपल क्या होता है, लायबल होता है। जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई रिलेशन बनता है तो वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होता है। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कुछ टर्म एंड कंडीशंस ना हो तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, वही प्रोविजंस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ड्यूटीज ऑफ एजेंट क्या होते हैं, एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है, एजेंट के क्या कर्तव्य हैं। तो ड्यूटीज ऑफ एजेंट में जो पहला कर्तव्य है वो है ड्यूटी टू एक्सिक्यूट मैंडेट। ये एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अपना कार्य करे, अपने कार्य को करने का कर्तव्य उसका यह कर्तव्य है कि जो कार्य उसके मालिक ने उसको दिया है, जो जिस काम करने के लिए वो आया है, उस काम को वो करे, ये उसकी ड्यूटी बनती है। एक केस है पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल। पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल के मामले में क्या हुआ था कि मालिक ने अपने एजेंट को अपने माल का इंश्योरेंस कराने के लिए आदेश दिया, लेकिन उसके एजेंट ने क्या किया, उस इंश्योरेंस को नहीं कराया और बम्बई के बंदरगाह पे विस्फोट हो जाता है, जिससे वो सारा जो माल है वो नष्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। हालांकि ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थे कि अगर कोई विस्फोट होता है, उससे अगर माल नष्ट होता है तो उस इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता। लेकिन उसी समय गवर्नमेंट का एक क्या आता है, एक रूल आता है, एक अध्यादेश पारित होता है कि भाई जिसने इंश्योरेंस कराया है अगर इस तरीके का, तो उसको पूरा पैसा दिया जाएगा, और जिसने इंश्योरेंस नहीं कराया है उसको जो माल का मूल्य है उसकी आधी राशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब उस आधी राशि की क्षतिपूर्ति उस इंश्योरेंस नहीं कराने के कारण मालिक को नहीं हो पाई, और गलती किसकी थी, गलती अभिकर्ता की थी, एजेंट की थी। तो मालिक ने एजेंट को पकड़ा और बोला कि आपकी गलती से मेरा आधा पैसा डूब गया, इसलिए आप उसे दो, आप इसके लिए दायी होंगे, आप लायबल होंगे, और आपकी ड्यूटी है टू एक्सिक्यूट मैंडेट। हमने जो कहा है वो आपका जो कार्य है उसको आप करें। और इस मामले में अभिकर्ता को क्या माना गया, दायी माना गया। हालांकि अभिकर्ता ने ये कहा कि भाई मुझे ये मालूम नहीं था कि इस तरह का कोई अध्यादेश आने वाला है, ये दूरस्थ क्षति है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज के सिद्धांत में आता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दायी हो। ड्यूटी ऑफ एजेंट टू ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम्स। सेक्शन 211 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो रीति रिवाज है, जो अनुदेश दिया जाता है या जो रीति है, उसको मानने का कर्तव्य है किसका, एजेंट को। सेक्शन 211 211 सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 211 को अगर पढ़े तो उसमें कहता है एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। जो डायरेक्शन प्रिंसिपल ने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शंस, अगर इस तरह का कोई डायरेक्शंस नहीं दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स, तो आपको एजेंट को क्या करना है, अपने मालिक के डायरेक्शन में काम करना है। अगर डायरेक्शंस मालिक का नहीं है तो जो वहाँ के रीति, उस बिजनेस को लेकर के जो रीति रिवाज प्रिवेल्स कर रहे हैं, आपको वैसा काम करना है।
in doing a business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit occurs, he must account for it. अगर कोई ऐसा कार्य कर लेता है एजेंट, जो कि मालिक ने उसे नहीं कहा है करने के लिए, या ऐसा कुछ नहीं करता है जो कस्टम्स वहाँ के हैं उस कार्य को लेकर के, और अगर कोई हानि हो जाती है तो एजेंट को फुलफिल करना होगा, मालिक को उसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी, या अगर उसको लाभ हो जाता है तो फिर उसका अकाउंट्स देना होगा, उस लाभ को वापस करना होगा। ये ड्यूटी बनती है किसकी? एजेंट की। इसमें दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इलस्ट्रेशन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप इसके इलस्ट्रेशन को लिखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है। एक इलस्ट्रेशन है ए एन एजेंट। ए क्या है? एक अभिकर्ता है जो बी की ओर से कारोबार में लगा हुआ है, और वहाँ ये रूढ़ी है कि समय समय पर जो पैसे हाथ में आए उसको ब्याज पे लगा दिया जाए। वहाँ का वो कस्टम्स है, लेकिन क्या कर रहा है वो ब्याज पे उस तरीके से पैसा नहीं लगाता है, और पैसा लगाने का लोभ करता है, तो जो ब्याज आता उसको अब उस एजेंट को, मालिक को देना पड़ेगा। दूसरा इसका इलस्ट्रेशन है कि बी इज अ ब्रोकर इन व्हिच बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट। ऐसा एक दलाल है जिसमें उधार बेचने का कस्टम नहीं है, रूढ़ी नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है वो सेल्स करता है गुड्स टू ऑफ ए ऑन क्रेडिट टू सी, उधार बेच देता है। हुज क्रेडिट एट द टाइम वॉज वेरी हाई, काफ़ी ऊंचे समय दाम पे वो क्रेडिट देता है, वो चल भी रहा था उस समय। एंड सी बिफोर पेमेंट बिकम्स इंस्टॉलमेंट, जिसको देता है सी को वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो क्या होता है? मालिक का पैसा डूब जाता है। चूंकि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं था, वहाँ की रूढ़ी भी नहीं थी, कस्टम भी नहीं था, और वो ऐसा करता है, इसलिए वो क्या होता है, वो लायबल माना जाता है इस काम के लिए, और उसकी लायबिलिटी बनती है, और उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसको? एजेंट को, मालिक को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने न तो मालिक का इंस्ट्रक्शन था वहाँ पे, और न ही ऐसी कोई रूढ़ी थी उधार देने की, फिर भी उसने ऐसा किया। एक केस है इसमें, लिले वर्सेस डोविल्डे। इसमें जो एजेंट है उसको एक आदेश दिया हुआ था कि आप माल जो है विशेष माल गोदाम में ही माल रखिए, एक विशेष गोदाम बनाया हुआ है, आप वहीं पे जाके इसको रखें। लेकिन एजेंट क्या करता है, उसमें से कुछ माल को दूसरे गोदाम में रख देता है, जो उसके समझ में ये है कि ये बहुत ही सुरक्षित था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये होता है कि वहाँ पे उस माल गोदाम में आग लग जाता है, और क्या हुआ? अभिकर्ता को उसमें हानि हो गई, मालिक को उसमें हानि हो गई, तो अभिकर्ता उसके लिए क्या हुआ? उस हानि के लिए दायी होता है। ये मामला था लिली वर्सेस डोविल्डे का। दूसरा एक केस है शंकर लाल वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का मामला ये है, देखिए कोई भी बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं या आप ग्राहक हैं किसी बैंक के, तो बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि आपके गोपनीयता को, आपके बढ़ते आपके अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, क्या लेन देन चल रहे हैं, किसी दूसरे को ना बताएं। इस केस में क्या हुआ था कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था ऑफ करेंसी नोट ऑफ 1000 रुपीज़ का, और डिमोनेटाइजेशन के कारण बैंक में वो जो व्यक्ति है वो अपना कुछ पैसा बदलने के लिए आता है, ग्राहक जमा करने के लिए आता है। बैंक ने क्या किया? बैंक ने जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उसको इसकी सूचना दे दी, और ग्राहक उस पैसे का, जो पैसा वो बदलने आया था या जो उसके साथ कुछ ट्रांजेक्शन करने आया था, वो ऐसा ना कर सका, उसका प्रयोग नहीं कर सका। और इस कारण से उसने क्या किया? बैंक को बोला कि आपकी ये ड्यूटी थी कि आप ऐसा ना करें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैंक की भी ये ड्यूटी है कि आपके लिए तो वो लेवल है ही, लेकिन इस तरह के जो कार्य हैं, जो देश के लिए काम है, जो उसकी ड्यूटी है, कि उसका ये कर्तव्य है कि वो इन्फॉर्म करे इस तरह के सिचुएशन में,
तो उसने बिल्कुल सही किया है, और यहाँ पे इसकी वो क्या होगा, आपके प्रति वो दायी नहीं होगा। ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड स्किल, सेक्शन 212, सेक्शन 212 ये कहता है कि ड्यूटी टू रीजनेबल केयर एंड स्किल, युक्ति युक्त तत्परता तथा कौशल प्रयोग करने का कर्तव्य। ये ड्यूटी बनती है एजेंट की कि वो जिस काम के लिए भी एजेंट बना है और उस काम के लिए जितने स्किल्स चाहिए, जो युक्त स्किल्स होने चाहिए, वो उसके पास है, और नहीं है तो इसका ज्ञान मालिक को है। तो आपको उतनी कौशलता, उतना ज्ञान आपको वहाँ पे करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, सेक्शन 212, सेक्शन 212 कहता है एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द एजेंसी विथ एज मच स्किल एज इज generally possessed by persons engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill। अभिकर्ता जो है अपने अभिकरण के उस कारोबार का संचालन करता है तो उसको उतने कौशल के लिए वो आवश्यक है जितना उस कारोबार में लगे हुए व्यक्ति को लिए जनरली होता है, और ये तब तक इतनी मानी जाती है कि उसके पास उतना कौशल है जब तक कि उसके कौशल न होने के बारे में, उसके इस लायक नहीं होने के बारे में मालिक को पता नहीं है। और अभिकर्ता एक युक्त तत्परता से कार्य करने के लिए जितना वो कौशल उस उपयोग में होना चाहिए, अगर उसकी वो उपेक्षा करता है तो उसकी उपेक्षा के कारण अगर कोई ऐसे परिणाम आते हैं जो मालिक को लॉस में डालते हैं, तो उसको मालिक को उसका जो प्रतिकर है, लॉसेस है, डैमेजेज है, उसको देने के लिए चाहे वो क्या होगा, वो दायी होगा। हाँ, वैसे लॉसेस के लिए वो दायी नहीं होगा जो दूरस्थ हो, अप्रत्यक्ष हो, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज में हो, तो ऐसे के लिए वो दायी नहीं होगा। इसमें भी चार इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। एक इलस्ट्रेशन है कि ए मर्चेंट इन कलकत्ता। ए क्या है, देखिए इसमें क्या है, ए मर्चेंट इन कोलकाता। ए जो है वो कलकत्ता में एक मर्चेंट है। हैज एन एजेंट बी, बी में क्या है, लंदन में है। बी इन लंदन टू होम अ सम ऑफ मनी इज पेड ऑन एज अकाउंट। उसको ए के अकाउंट में पैसा डालने के लिए, बी को क्या होता है कि ए के अकाउंट में पैसा डाला जाता है विथ ऑर्डर्स टू रिमिट, कि उसको भेज दे, किसको, ए को। और बी क्या करता है, उस धन को बहुत समय तक अपने पास रखे रहता है। ठीक है, ए को वो पैसा जो बी के अकाउंट में डाला जाता है कि भाई बी को ये कहा जाता है कि आप ये पैसा क्या कीजिए, ए के अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि आप एजेंट हैं, आपकी ये ड्यूटी बनती है। बी क्या करता है, उस पैसे को अपने पास रखे रह जाता है बहुत समय तक, और इस कारण से उस पैसे का उपयोग ये नहीं कर पाता है। ए को उस समय पैसे की ज़रूरत थी और ये दिवालिया हो जाता है, और दिवालिया होने के कारण क्या होता है, उसके लिए ए को क्या माना जाता है, लायबल माना जाता है, बी को लायबल माना जाता है, क्योंकि बी की ये ड्यूटी बनती थी कि उसको जैसे ही उसके पास पैसा आया था तत्काल वहाँ पे ट्रांसफ़र करना था। इतनी उसके पास योग्यता होनी चाहिए, इतनी तत्परता होनी चाहिए, इस काम के लिए वो डाला गया है। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा एक इसका इलस्ट्रेशन है कि ए एन एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट। ए जो है एक एजेंट है, ए क्या है, यहाँ भी एक एजेंट है जिसको अथॉरिटी है क्या करने का, सेल करने का, गुड्स को ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे, सेल्स टू बी ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी एज टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ बी।
B at the time of such sale is insolvent. A must make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. A ने कोई माल बेचने के लिए है, उधार पे आप माल बेच सकते हो, और इसने माल को बेचा तो क्रेडिट पे, लेकिन ये उसने की जो तत्परता होनी चाहिए पता लगाने की भाई जिसको आप माल बेच रहे हैं वो पैसा चुका भी पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और वास्तव में वो व्यक्ति क्या है, इंसॉल्वेंट है। तो इसने वो देख रेख नहीं की, उतनी कर्तव्य नहीं बरता, तो इसलिए जो लॉसेस हुए वो लॉसेस को किसे देना होगा, वो देना होगा ए को, मतलब एजेंट को। अगला एक इसमें एग्जांपल है, ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर एम्प्लॉयड बाय बी। ए क्या है, एक इंश्योरेंस ब्रोकर है, ए एक इंश्योरेंस ब्रोकर है और ये बी का एजेंट है, बी प्रिंसिपल है। टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप omits to see that the usual clause are interested in the policy. The ship is afterward lost. In consequence of the omission of the clause, nothing can be recovered from the underwriters. A is bound to make goods the loss to B. हाँ, तो इसकी गलती से, इसके ओमिशन के कारण जो इंश्योरेंस ब्रोकर जिसको इंश्योरेंस करना था, जो बी के द्वारा एम्प्लॉयड किया गया था, इस एजेंट ने क्या किया, पॉलिसी तो कराया, लेकिन पॉलिसी में जो इंश्योरेंस पॉलिसी कराया उस शिप का, जहाज का, उस जहाज में जो क्लॉजेस थे जो इंसर्ट किए जाने चाहिए था, जिसको चुनना चाहिए था, उसको चुनने में इसने क्या किया, ओमिट्स किया, और इसके कारण जब जहाज लॉस हुआ, जब वो जो जहाज है वो नष्ट होता है, तो उस पॉलिसी में जो बंद रखे जाने चाहिए थे वो नहीं रखे गए, और इस कारण से उसको वो कंपनसेशन, वो पैसा नहीं प्राप्त किया जा सका, वो वसूला नहीं जा सका इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस ए की गलती से, एजेंट की गलती से वो लॉस हुआ, तो एजेंट इसके लिए दायी होगा। क्यों? क्योंकि एजेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको अपने कौशल, अपनी तत्परता, जितनी जिस काम के लिए वो है उसके लिए वो दिखाए। एक अगला है कि इंग्लैंड का एक वणिक है, इंग्लैंड का एक मर्चेंट है, जो मुंबई में अपने एजेंट को कहता है कि आप रुई का 100 गांठ आप एक पोत में डाल के मुझे भेज दो। और ये क्या करता है, ये उसको ऐसा नहीं करता है, और जो उस पोत पे भेजना था डाल करके, वो पोत तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन चूंकि रुई का वो गांठ नहीं पहुँच पाता है, इस कारण से जो उसकी कीमत थी, जो प्रॉफिट में उस रुई को वो बेचता, उस रेट में वो नहीं बेच पाता है, और इसके कारण क्या होता है, उसको वो लॉस होता है, और इसके लिए वो क्या है, एजेंट लायबल होगा। हालांकि बाद में उस 100 की गांठें की रुई की दिन बाद में अगर बहुत बढ़ जाए, मतलब दूर के समय में जिसको सोचा नहीं जा सकता था, तो उसके लॉस वैसा उस बढ़े हुए कीमत में नहीं बेचने के कारण जो लॉस होगा, उसके लिए क्या होगा, एजेंट लायबल नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि जो रिमोटनेस है, रिमोटनेस का कॉज है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें एक बार फिर से पन्नालाल जानकी दास वर्सेस मोहनलाल का मामला है। पन्नालाल जानकी दास वर्सेस मोहनलाल का मामला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्या है, पन्नालाल जानकी दास वर्सेस मोहनलाल के मामला में, जिसमें माल का बीमा कराने का आदेश दिया गया था और उसके अभिकर्ता ने माल का बीमा नहीं कराया था, और वो माल क्या हुआ, बम्बई के बंदरगाह में आग लग जाने के कारण वो माल नष्ट हो गया। हालांकि उस सरकार ने कहा कि भाई इस माल के अगर किसी ने बीमा कराया है तो उसको पूरी राशि, और जिसने नहीं कराया है उसको आधी राशि दी जाएगी। एजेंट ने प्ली लिया था कि भाई आग लगने से अगर कोई नष्ट होता है तो बीमा राशि में इसके कंपनसेट करने का कोई प्रोविजंस नहीं था पहले से, इसलिए मैं लायबल नहीं हूँ, मैंने नहीं भी कराया। तो सही बात है, पहले से प्रोविजन नहीं था, लेकिन चूंकि सरकार ने एक अध्यादेश लाया उस समय कि भाई आग लग गई है, लेकिन जिसने बीमा कराया है उसको पूरा, जिसने नहीं कराया उसको आधा हम देंगे। अभिकर्ता ने कहा कि चूंकि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई अध्यादेश आ जाएगा और ये जो प्रोविजंस नहीं थे ये लागू हो जाएंगे, तो ये क्षति की दुरवस्था का कारण बनता है, इसलिए मैं लायबल नहीं हूँगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन, हम लोग देख रहे हैं 212 के अनुसार। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे
क्षति की दुरस्ता ये अध्यादेश नहीं है, आपने आदेश को ही नहीं माना है पूरी तरह से, इसलिए आप लायबल हैं, आपकी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, सो आप बाउंड हैं इसके लिए। दूसरा केस है इसमें कैपेल वर्सेस व्हीलर का। कैपेल वर्सेस व्हीलर का केस क्या है? द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड एन एस्टेट एजेंट टू फाइंड अ बायर फॉर हिज एस्टेट। एक अपना एस्टेट बेचने के लिए, अपना संपत्ति बेचने के लिए एक एजेंट लाता है कि एजेंट कम्युनिकेट करेगा उस कंपनी के साथ कि भाई उसको बेचे। अब एक मिल भी गया खरीदार जो $150 देने के लिए तैयार था। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की बातें चली रही थी, अभी कुछ हुआ नहीं था। उसके पहले एक दूसरा जो है व्यक्ति आता है जो 6150 जो माल 6150 के लिए बात चल रही थी, उसको वो $6750 में खरीदने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ऑफर करता है, बायर आ जाता है। लेकिन एजेंट क्या है, डिड नॉट कम्युनिकेट अबाउट द सेकेंड ऑफर। ये जो दूसरा ऑफर है इसके बारे में अपने प्रिंसिपल को, अपने मालिक को कम्युनिकेट नहीं करता है कि भाई ये आप जो ये कॉन्ट्रैक्ट इससे करने जा रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, ये नया आ रहा है। क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप बाउंड हो जाओगे। तो वैसी स्थिति में ये जो लॉसेस हुए हैं, जो अधिक दाम में बिक सकता था, एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल को इसके बारे में बताएं। इतनी कौशलता उसके पास होनी चाहिए। तो इस लॉसेस को कौन सफ़र करेगा? इससे ये जो सफ़र किया एजेंट, प्रिंसिपल वास्तव में इसके लिए एजेंट को क्या करना होगा? एजेंट को इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल, सेक्शन 214। सेक्शन 214 कहता है, 214 सेक्शन कहता है कि एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि मालिक से संपर्क रखे, मालिक के साथ संपर्क में रहे, कठिनाइयों की दशा में भी मालिक से संपर्क रखे और उसके अनुदेश जो प्राप्त करे और अपनी जो उपयुक्त तत्परता है उसको बरते और मालिक के अनुदेश को प्राप्त करने का हमेशा कोशिश करे। कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट। देखिए, जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं, एक एजेंट जब एज ए एजेंट काम कर रहा होता है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मालिक के प्रति सोचे, मालिक के फायदे के बारे में सोचे, मालिक के लिए काम करे। लेकिन उसी को काम करते हुए जब अपने हित को वो सोचने लगता है तो कहीं ना कहीं वो मालिक के इंटरेस्ट को कम करता है। कोई व्यक्ति जब अपनी कर्तव्य और हित के टकराव को स्वीकार कर लेता है तो वो अपने मालिक के प्रति उतना कर्तव्य निश्चित नहीं रह सकता। तो इस तरह से ये जो सेक्शन 215 है वो ये कहता है कि मालिक, यदि कोई अभिकर्ता अपने मालिक की सम्मति पहले से अभिप्राप्त किए बिना, मालिक की सम्मति नहीं है उसके बिना, उन सब तात्विक परिस्थितियों से जो उस विषय पर उसे अपने ज्ञान में आई हो, परिचित कराए बिना अभिकरण के कारोबार में, मतलब एजेंसी के कारोबार में अपने ही लेखे व्यवहार करे, अपने लिए काम करने लगे। और यदि मामले से ऐसा दर्शित हो जाता है कि या तो कोई तात्विक तत्व अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से मालिक से छिपाया गया है या अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहित कर रहे हैं, तो मालिक उस व्यवहार का निराकरण कर सकेगा। तो ऐसा कुछ काम अगर एजेंट करता है जिसमें उसका स्वयं का हित आ जाता है तो वैसे काम के लिए मालिक क्या करेगा? भले एजेंट ने उस बिहाफ में कोई काम कर लिया है, मालिक क्या करेगा? उस बात को नहीं मानेगा। मालिक उस बात को निराकरण, रिवोक करने का मालिक का राइट बनता है अगर वो एजेंट तक बात है तो कर्तव्य तथा हित को टकराव रोकने का कर्तव्य है किसका? एजेंट का। तो इसमें दो मुख्य बातें हैं कि कोई महत्वपूर्ण तत्व बेईमानी से छुपाया गया है और अब जो एजेंट है उसके द्वारा कार्य ऐसा किया जिससे मालिक को विशेष हानि हो गई हो, तो मालिक उसको खत्म कर सकता है, रोक सकता है, मना कर सकता है उस पार्ट को करने से।
इसमें भी दो इलस्ट्रेशन है, जिसमें है जैसे एक क जो है अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख क्या है? एजेंट है। ख उस संपदा को क्या करता है? ग के नाम से खरीदता है, लेकिन अपने लिए खरीदता है। खरीदता तो है लेकिन अपने लिए खरीद लेता है। अब जब वो अपने नाम से खरीदेगा तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, वो मूल्य नहीं ले पाएगा जो मैक्सिमम लेना चाहिए, वो कम से कम दाम में लेना चाहेगा। तो इस तरह का काम अगर वो छिपा करके करता है, मालिक की जानकारी के बिना करता है, तो मालिक ऐसे काम का निराकरण कर सकेगा। ठीक है। दूसरा है कि एक और इलस्ट्रेशन है, क अपनी संपदा बेचने का निर्देश ख को देता है। ख क्या है? एजेंट है। और ख बेचने से पूर्व उस संपदा को देख करके ये जान जाता है कि इस संपदा के अंदर एक खान है, लेकिन ये मालिक को पता नहीं है। और तब जो एजेंट है वो मालिक को ये कहता है कि वह संपदा अपने लिए खरीदना चाहता है। मतलब उसने क्या किया, इन्फॉर्म तो कर दिया और संपदा खरीद लेता है। बाद में मालिक को ये पता चलता है कि उसके अंदर खान था जिसका ज्ञान क को था। क अज्ञानी में नहीं था, क को ये पता था कि उसके अंदर खान है, जिसको उसने नहीं बताया। तो एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि जो मालिक के लिए काम कर रहा है तो वो हर उन चीज़ों को बताए जो उसको एज एजेंट ज्ञान में आता है। तो ऐसे जो विक्रय का कॉन्ट्रैक्ट किया है अगर मालिक ने एजेंट के साथ, तो उसका मालिक क्या करेगा, निराकरण कर सकेगा, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकेगा। ये उसका राइट बनता है। एक केस है इसमें द बूसे वर्सेस अल्ट का। द बूसे वर्सेस अल्ट के मामले में क्या था, इसमें एक जलियान होता है जिसको चीनी कंपनी को 90,000 पाउंड में नगद बेचने के लिए कहा गया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसकी सहमति से एक एजेंट नियुक्त किया, मालिक की सहमति से। और मालिक जो एजेंट है वो काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह 90,000 पाउंड में उसको बेच नहीं पाया। तो उसने क्या किया, उसने स्वयं ही उसको खरीद लिया और 90,000 पाउंड क्या किया, मालिक को बेच दिया। लेकिन मालिक को यह नहीं बताया कि उसने वह जलयान स्वयं खरीद लिया। कुछ दिन के बाद युद्ध आरंभ हो जाता है और उस कारण से जलयान का रेट बहुत बढ़ जाता है और उस जहाज को वो व्यक्ति अभिकर्ता 1,60,000 पाउंड में बेचता है। अब जब यह पता चलता है मालिक को, तो उसने वाद लाता है उस पर। उसको पता चलता है कि वह खुद ही इसको भी खरीद लिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको इसके बारे में बताया जाना चाहिए था, जो कि आपने बताने का लोभ किया। इसलिए आपने ये तथ्य छुपाया और इसलिए जो आपने लाभ प्राप्त किया है वो मालिक को देने के लिए आप दायी हैं। ड्यूटी ऑफ एजेंट में एक और आता है, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। सेक्शन 216 ये कहता है कि कोई छुपा सीक्रेट प्रॉफिट जो अभिकर्ता है वो मालिक को ज्ञात न हो, पता नहीं है कि अभिकरण के कारोबार में उसके जो अकाउंट्स के साथ उसके लिए जो काम कर रहा है उसमें कोई फायदा प्राप्त कर रहा है छुपा करके, जो उस कारोबार के समव्यवहार से होता है, और ऐसा वो फायदा नहीं प्राप्त कर सकता है अकॉर्डिंग टू 216। जैसे इसके दृष्टांत में है कि क अपने लिए घर खरीदने का निर्देश देता है ख को, अपने अभिकर्ता को, और क से ख यह कहता है कि वो घर खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। और यह जांच पता चलता है कि ग ने घर खरीद लिया है, क उसे वह घर अपने को उसी कीमत पर देने के लिए विवश कर सकता है। मालिक ने एजेंट को कहा घर खरीदने को, एजेंट ने उसको नहीं खरीदा और उस घर को स्वयं अपने लिए खरीद लिया। अब मालिक कह सकता है कि नहीं, इस घर को आप मुझे दे दो। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते। मालिक के लिए काम करते हुए एजेंट जैसे घूस लेता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, धनराशि हो, आपको कमीशन काट के जो भी धनराशि है वो अभिकर्ता ने जो भी कुछ भी प्राप्त किया है उसको उनकी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी टू रिमेट सम्स, सेक्शन 218, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस सारे धनराशि को मालिक को दे दें, चाहे वो शून्य या अवैध संविदा के अंतर्गत ही क्यों नहीं प्राप्त किया गया हो। हर वो धनराशि जो अभिकर्ता ने मालिक
के लेखे से प्राप्त किए हैं उसको वो मालिक को देने का उसका कर्तव्य है। हाँ, वो अपने पारिश्रमिक का जो अभिकर्ता के तौर पे उसका होना चाहिए वो उसको रख सकता है, लेकिन पारिश्रमिक काट के बाकी सारी राशि उसको देने होंगे। ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, ये ड्यूटी बनती है किसकी? एजेंट की, कि जो अकाउंट्स है उसको वो उसका लेखा रखे और उसके बारे में वो किसको? उसको बताए, मालिक को बताए। जब भी मालिक के द्वारा मांग किया जाए कि भाई आप जो लेखा है आप उसको दिखाओ, तो उसको दिखाने का कर्तव्य है किसका? एजेंट का। हालांकि एजेंट को मालिक से कोई लेखा मांगने के बारे में कुछ इस तरह के प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ मामले में ऐसा कहा गया है कि जब कभी इस तरह की परिस्थिति आ जाती है जबकि उस एजेंट का उस लेखा का प्रस्तुत किया जाना जरूरी है न्यायपूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए, तो वैसी स्थिति में एजेंट को भी मालिक से लेखा मांगने का राइट बनता है। तो ये आपके थे ड्यूटीज ऑफ एजेंट। एक और ड्यूटी है, ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सेक्शन 190, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सब एजेंट क्या होता है। क्या सब एजेंट, क्या एजेंट सब एजेंट बहाल कर सकता है? प्रॉपर डेलीगेशन एंड नॉन प्रॉपर डेलीगेशन वगैरह क्या होते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।